इतिहास के जानकार अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा करते हैं, मतलब साम्राज्यों की कब्रगाह। ये सच भी है। बड़े बड़े साम्राज्यों का गुरूर अफगानिस्तान में आकर टूटा। हालिया मामला है अमेरिका का, लेकिन इससे पहले भी कई आए और बेआबरू होकर अफगानिस्तान से बाहर निकले। अफगानिस्तान पर आधारित हमारी इस खास सीरीज के दूसरे हिस्से में बात उन साम्राज्यों की जो अमेरिका से पहले अफगानिस्तान में बहुत गुरूर के साथ घुसे लेकिन बेहाल होकर बाहर निकले। इस सीरीज के पहले पार्ट में आप जान चुके हैं अफगानिस्तान का प्राचीन इतिहास और किस तरह बामियान के बुद्ध की कहानी, जिसे तालिबान में गोला बारूद लगाकर उड़ा दिया गया था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। आपको लगता होगा कि अफगानिस्तान से रूस और अमेरिका ही बेआबरू होकर निकले हैं, तो आपका अंदाजा गलत है। एक वक्त में उसका भी यहाँ बुरा हाल हो चुका है, जिसकी सत्ता में सूरज कभी डूबता नहीं था। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश शासन की। दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक ब्रिटेन का दबदबा पूरी दुनिया पर था। उसी दौर में ब्रिटेन 3 बार अफगानिस्तान में घुसा और परास्त हुआ। पहला किस्सा साल 1838 का। तब अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान का शासन था। ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान पिस रहा था। ब्रिटेन को डर था कि अगर यहाँ रूस आया तो भारत में उसका शासन कमजोर पड़ सकता है। इसके लिए काबुल की गद्दी पर कठपुतली सरकार बिठाना जरूरी हो गया था। दोस्त मोहम्मद खान से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर हमला करने का फैसला किया। क्योंकि उस समय अफगानिस्तान अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था, कोई संगठित होकर लड़ने के लिए तैयार नहीं था, सो ब्रिटिश आर्मी को कोई खास टक्कर नहीं मिली। अप्रैल 1839 तक ब्रिटेन ने बढ़त बना ली। दोस्त मोहम्मद काबुल छोड़कर भाग गया। बाद में उसे अरेस्ट करके भारत लाया गया। ब्रिटेन ने काबुल की गद्दी पर शाह शुजा को बिठाया। शाह शुजा आधुनिक अफगानिस्तान के संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी का पोता था। इस उपलब्धि से अफगान कबीलों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्हें अपनी धरती पर विदेशी शासन की उपस्थिति और गद्दी पर कठपुतली सरकार कतई रास नहीं आई। 1841 तक कबीलों ने ब्रिटिश राज पर हमले शुरू कर दिए थे। ब्रिटेन ने बहुत कोशिश की, कबीलों में फूट डालने की साजिश भी रची, लेकिन वहां उसकी दाल नहीं गल पाई। थक हार कर ब्रिटेन ने अफगानिस्तान से निकलने के लिए समझौता कर लिया। सर विलियम हे मैकनाटन अफगानिस्तान में ब्रिटेन के पॉलिटिकल एजेंट थे। 23 दिसंबर 1841 को एक मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, अफगानों ने उन्हें पकड़ लिया। बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। ब्रिटेन को लगा अब देर की तो गजब हो जाएगा। 6 जनवरी 1842 को 16,500 लोगों का काफिला काबुल से निकला। अफगानों ने काफिले को घेरकर खून की नदियां बहा दी। उनमें से 100 लोग ही जिंदा बच पाए। ब्रिटेन के निकलते ही शाह शुजा को भी मार दिया गया। 1843 में दोस्त मोहम्मद खान काबुल की गद्दी पर फिर से काबिज हो चुका था। ब्रिटेन ने 1878 में फिर वापसी की। उस समय राज था दोस्त मोहम्मद के बेटे शीर अली खान का। ब्रिटेन ने कहा हमारा शासन कबूल कर लो। शीर ने कहा नो चांस। उसने रूस के दूत को काबुल में एंट्री दे दी, लेकिन ब्रिटेन के काफिले को बॉर्डर से ही लौटा दिया। नाराज वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। शीर अली काबुल छोड़कर भाग गया। अंग्रेजों ने उसके बेटे को सत्ता सौंपी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ब्रिटेन के राजदूत की हत्या हो गई, काबुल में ही। ब्रिटेन ने फिर हमला किया, इस बार पूरी ताकत के साथ। ब्रिटेन जीत गया। इस बार उसने शीर अली खान के भतीजे अब्द अल रहमान को अफगानिस्तान का राजपाट सौंप दिया। ये सिस्टम पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक चकाचक चला। जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, माहौल अचानक से बदल गया। ब्रिटेन ऑटोमन तुर्की से लड़ रहा था। मुसलमान ऑटोमन साम्राज्य को सपोर्ट कर रहे थे। अफगानिस्तान में ब्रिटेन की कठपुतली सरकार थी। जाहिर था कि विरोध होता, हुआ भी। ऑटोमन समर्थकों ने अफगानिस्तान के शासक हबीबुल्लाह खान की हत्या कर दी। अफगानों ने ब्रिटेन से आजादी का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर से परेशान था, वो इसका विरोध नहीं कर पाया। अगस्त 1919 में रावलपिंडी में संधि हुई। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की आजादी को मान्यता दे दी। अफगानिस्तान ने आजाद होते ही सोवियत सरकार से संधि कर ली। अफगानिस्तान सोवियत संघ को मान्यता देने वाले देशों में सबसे आगे था। अफगान सोवियत संघ की दोस्ती वहीं से गाढ़ी हो चुकी थी। फिर एक फोन कॉल हुआ और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। आजाद होने के बाद अफगानिस्तान में राजतंत्र स्थापित हुआ। 1933 में जहीर शाह अफगानिस्तान के राजा बने। उन्होंने 40 बरस तक शासन किया। एक दिन उनके नीचे से कुर्सी खींच ली गई।
राजा साहब बेसहारा हो गए, उन्हें निर्वासन में भेज दिया गया। राजा साहब की कुर्सी खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भतीजा था, नाम मोहम्मद दाऊद खान। दाऊद खान ने राजशाही व्यवस्था हटा दी, वो अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। दाऊद खान सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, अमेरिका को भी और सोवियत संघ को भी, लेकिन दो नावों की सवारी संभव नहीं थी। अफगान कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए को दाऊद खान का चलन रास नहीं आया। अप्रैल 1978 में दाऊद खान की हत्या कर दी गई। मास्टरमाइंड का नाम नूर मोहम्मद तराकी, द न्यू रूलर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तराकी का पूरा झुकाव सोवियत संघ की ओर था। अफगानिस्तान में सदियों से सामंती व्यवस्था चली आ रही थी। तराकी ने उसको खत्म करने की कोशिश की। उसका दूसरा फैसला यह था कि लड़कियों का स्कूल जाना अनिवार्य है। इस फैसले से कठमुल्ला नाराज हो गए, उन्होंने विरोध किया। तराकी ने ऐसे लोगों को बेरहमी से कुचला। इसका नतीजा यह हुआ कि कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा। मसले को शांति से सुलझाने की बजाय तराकी ने दमन का रास्ता चुना। हर तरह के विरोध को दबाया जाने लगा, धर्म को दरकिनार किया जाने लगा, अखबारों को नियंत्रित किया गया, आलोचना करने की गुंजाइश को खत्म कर दिया गया। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ने लगा था। फिर 15 मार्च 1979 की तारीख आई। हेरात में अफगान सेना के एक पूरे डिवीजन ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस घटना में 30,000 से अधिक लोग मारे गए। हालांकि विद्रोह सफल नहीं रहा, लेकिन विद्रोही सैनिक बड़ी संख्या में हथियार लेकर पहाड़ों की तरफ भाग गए। वहीं से उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। ये तराकी के लिए बड़ा झटका था। 18 मार्च को उन्होंने सोवियत संघ के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोजेगिन को फोन किया। तराकी ने सीधे मांग रखी कि उन्हें सोवियत से सैन्य सहायता की दरकार है। कोजेगिन ने आशंका जताई कि इससे युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि सोवियत संघ ने हमला कर दिया है, ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन उस दिन तराकी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने कोजेगिन को एक सुझाव दिया। तराकी ने कहा कि सोवियत सैनिकों को अफगान सेना के यूनिफॉर्म में भेजा जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। तब केजीबी और जेआरयू ने मिलकर एक बटालियन तैयार की। इनमें से अधिकतर ताजिक, उज़्बेक और तुर्क थे। इनकी सूरत और सीरत अफगान लोगों से मिलती जुलती थी। बाद में इस बटालियन को मुस्बैट के नाम से जाना गया। मुस्लिम बटालियन सोवियत संघ तराकी के कहने पर अफगानिस्तान में चला गया। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए मुजाहिदीन को सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। माहौल गर्म हो चुका था। एक तरफ कोल्ड वॉर की गोटियां सेट की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान सरकार के भीतर ही फूट पड़ चुकी थी। तराकी के प्राइम मिनिस्टर थे हफीजुल्लाह अमीन। अक्टूबर 1979 में अमीन ने तराकी का मर्डर करवा दिया और खुद अफगानिस्तान का सर्वे सर्वा बन गया। सोवियत संघ परेशान हो गया। केजीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमीन अमेरिका का एजेंट है। सोवियत लीडरशिप ने तय किया कि अमीन को रास्ते से हटा दिया जाए। उस समय अफगानिस्तान में कोका कोला बहुत फेमस था। तय ये हुआ कि इसी में जहर मिलाकर अमीन को मारा जाए, लेकिन जहर का कोई असर नहीं हुआ। अमीन बच गया। प्लान बी के तहत डायरेक्ट हमले की योजना थी। 27 दिसंबर 1979 की रात सोवियत एजेंट्स ने पैलेस में घुसकर अमीन की हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद 1 लाख सोवियत सैनिकों ने अफगानिस्तान में दाखिल होना शुरू कर दिया। ये 10 साल लंबे सोवियत अफगान युद्ध की शुरुआत थी। सोवियत संघ ने जैसे ही अफगानिस्तान में एंट्री की, अमेरिका की नींद हराम होने लगी। उसे लगा कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ की मौजूदगी एशिया और मिडिल ईस्ट में उसकी स्थिति को कमजोर कर देगी। हालांकि उसके पास सीधे हस्तक्षेप करने का विकल्प भी नहीं था, क्योंकि हाल ही में वो वियतनाम युद्ध से हाथ जलाकर निकला था। ऐसे में CIA नया प्लान लेकर आया। ऐसा प्लान जिसमें अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान की जमीन पर उतरकर अपने बूट भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे और सोवियत संघ पर दबाव भी बन सकेगा। अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट करने का प्लान तैयार किया। मुजाहिदीन शब्द बना है मुजाहिद से। मुजाहिद माने वो जो धर्म के लिए युद्ध करे, इसी तरह धर्म के लिए लड़ने वाली सेना मतलब मुजाहिदीन। 80 के दशक में अफगानिस्तान में लड़े गए युद्धों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया। अब तक लड़े गए युद्धों में धर्म का तड़का नहीं था, लेकिन रूस के खिलाफ लड़ाई सिर्फ अफगानिस्तान के लिए एक देश के तौर पर आजादी के अलावा जिहाद भी था। जिहाद मतलब धर्म को बचाने की लड़ाई। 1985 तक आते आते मुजाहिदीन धार्मिक तौर पर एक व्यापक गठबंधन के तौर पर उभरा, जिसे अफगानिस्तान मुजाहिदीन की इस्लामी एकता के रूप में जाना जाता था। यह गठबंधन 7 प्रमुख सरदारों की सेनाओं से बना हुआ था, इसलिए इसे 7 पार्टी मुजाहिदीन गठबंधन या पेशावर 7 के नाम से भी जाना जाता था। उस समय जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को मुजाहिदीन के पास भेजा। बाद में कार्टर ने इन लड़ाकों को हथियार और पैसे मुहैया कराए। कार्टर के जाने के बाद अमेरिका के अगले राष्ट्रपति
बने रोनाल्ड रीगन। उन्होंने मुजाहिदीन को दिए जाने वाले फंड और हथियार दोनों में बढ़ोतरी कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर रहे इकबाल हसन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रीगन ने साल 1983 में इन मुजाहिदीन को व्हाइट हाउस बुलाया और उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की संज्ञा दी। रीगन यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इन कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले लड़ाकों को नैतिक तौर पर अमेरिका के संस्थापक और महान नेता जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जेफरसन जैसा बता दिया। अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1982 में रीगन ने अमेरिकी स्पेस शटल कोलंबिया को अफगानिस्तान के सोवियत विरोधी विद्रोहियों को समर्पित किया था। अमेरिका के पॉपुलर कल्चर में भी मुजाहिदीन की धमक देखने को मिली। मशहूर मूवी फ्रेंचाइजी रेम्बो ने भी सीरीज में एक फिल्म बनाई, नाम था रेम्बो 3। ये फिल्म 1988 में बनी और इसमें हीरो थे सिल्वेस्टर स्टेलोन। इस फिल्म की कहानी अफगानिस्तान में रूसी सेना को छकाने वाले एक स्पेशल कमांडो रेम्बो की थी। इसमें रूस से लड़ने वाले मुजाहिदीन कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया। पहले इस फिल्म को अफगानिस्तान में लड़ने वाले मुजाहिदीन लड़ाकों को समर्पित किया गया था, लेकिन जब अमेरिका का दाव उल्टा पड़ा तो इसे बदलकर अफगानिस्तान के बहादुर लोगों को समर्पित करने वाले कैप्शन से बदल दिया गया। आपको बता दें, मुजाहिदीन कमांडरों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावी अहमद शाह मसूद थे, जिन्हें पंजशीर का शेर कहा जाता था। उनकी सेना जमीयत इस्लामी के बैनर तले लड़ी। ये बुरहानुद्दीन रब्बानी के नेतृत्व में पेशावर 7 गुटों में से एक थी। रब्बानी ही रूस को देश से बाहर निकालने के बाद अफगानिस्तान के 10वें राष्ट्रपति बने। मसूद एक रणनीतिक और सामरिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। रूस के खिलाफ लड़ने वालों में वो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। ये वही अहमद शाह मसूद थे जिनका बेटा अहमद मसूद पंजशीर में अब भी तालिबान के खिलाफ मोर्चा ले रहा है। अमेरिका ने मुजाहिदीन के जरिए रूस को अफगानिस्तान से भगा दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि इस देश में फंसने का अगला नंबर उसका ही है। मुजाहिदीन को उनका आजाद वतन मिल चुका था, लेकिन दूसरे देशों से अफगानिस्तान की धरती पर लड़ने आए वॉर लॉर्ड का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में उनके लिए तो ये एक नए युद्ध की शुरुआत थी। कैसे, जानने के लिए आपको देखना होगा हमारी सीरीज का तीसरा हिस्सा। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।